हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा सेकंड लेक्चर हमारे बीटी बैच का, जिसमें कि हम अपना आज चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट करा था चैप्टर 1 एंड उसके बाद मैंने उसका एक सेशन और अपलोड करा था, जिसमें मैंने उसके एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करे थे आपका स्टडी हब से एंड कैपिंग किट से। ओके एंड सेम पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं हर चैप्टर के लिए। तो आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर 2 कंप्लीट करने की, और उसके बाद फिर इसका एक और वीडियो डालूंगा जिसमें कि आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इतने आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैप्टर को बुक से रिवाइज करना है, क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद फिर वो एग्जाम क्वेश्चन वाला वीडियो देख। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। चैप्टर का नेम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड हम स्टार्ट करें उससे पहले एक तो आप सभी का वेलकम बहुत बहुत। और हमारा एक क्वेश्चन है कि ये पूरा चैप्टर जो है ये एक सिंपल क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है कि कंपनी कैसे अपने लोगों को अरेंज करती है, ठीक है, कि काम जो है वो सही से हो सके। ठीक है, अब आप जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्रिकेट टीम को देख लीजिए, तो किसी को कैप्टन होना पड़ता है, किसी को ओपन करनी पड़ती है बैटिंग, किसी को बॉलिंग करनी पड़ती है, किसी को फील्ड करनी पड़ती है। अगर सब बैटिंग करेंगे या सब बॉलिंग करेंगे या सब फील्डिंग करेंगे तो फिर कभी एक अच्छी क्रिकेट टीम बन ही नहीं पाएगी ना। ओके, अब वो कैप्टन कैसे बनेगा, बैटिंग कैसे अरेंज होगी, कौन बॉलिंग कौन फील्डिंग करेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए होता है एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कई अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर, और कैसे कंट्रोल जो है वो फ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और कौन से मेन डिपार्टमेंट है जो हर बिजनेस को चाहिए। ओके, सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिंपली मीन्स हाउ इज द वर्क ऑफ द कंपनी डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कंट्रोल्ड। ठीक है, कि काम को कैसे बांटा हुआ है, कैसे इकट्ठा करा हुआ है, लाइक अलग अलग टीम्स बनाई हुई है, और उसे कंट्रोल कैसे करा जा रहा है। अगर मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर देखूं कंपनी का, तो क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, उन एम्प्लॉयज को एक अलग अलग टीम में बांटा हुआ होता है। ठीक है, डिवाइड, उसके बाद उन डिवाइड करी हुई टीम्स को ग्रुप करा जाता है, मतलब अलग अलग टीम हो गई, अलग अलग ग्रुप हो गए, और उसे कंट्रोल कौन करता है? उनके मैनेजर, और उन मैनेजर को कौन कंट्रोल करता है? अपर मैनेजर। ठीक है, अब हमारे तीन बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर। Who does what job? Who reports to whom? And how are decisions made and passed down? ओके, कौन कौन सी जॉब करता है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, और डिसीजन कैसे बनाए जाते हैं और कैसे पास डाउन होते हैं नीचे। ओके, ये आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर जो होता है वो स्केलेटन होता है बिजनेस का। लाइक हमारी बॉडी जो है एक स्केलेटन की में रिक्वायरमेंट है खड़े रहने के लिए, ऐसे बिजनेस को भी एक स्ट्रक्चर की जरूरत है फंक्शन करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की? एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना क्यों जरूरी है? फर्स्ट, इससे कंफ्यूजन रिमूव होता है। ठीक है, अगर मान लो हमें यही नहीं पता हमारा रोल क्या है, तो कई सारे बंदे एक ही काम में लगे रहेंगे, जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस करा कि सारे बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग में ही लगे रहेंगे। तो उससे क्या होगा, क्या उससे हम एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बन पाएंगे? नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होने का इंपॉर्टेंस क्या है? इससे कंफ्यूजन रिमूव होता है। ठीक है, ये शो करता है चेन ऑफ कमांड कि कौन किसको रिपोर्ट करता है। लाइक मैं अपने मैनेजर को, मेरा मैनेजर अपने अपर मैनेजर को, अपर मैनेजर सीनियर मैनेजमेंट को करता होगा। ठीक है, ओके, इट हेल्प्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट। अगर एक स्ट्रक्चर होगा, अगर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का भी काम करता है। ठीक है, नहीं तो अगर सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा तो हमें यही नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हम कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हेल्प करता है बिजनेस को टू ग्रो इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये फिक्स करता है अकाउंटेबिलिटी। अगर कुछ गलत होता है तो हमें पता है कि वो किसके कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए।
ठीक है, इससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लान्ड होता है, इसे डॉक्यूमेंट करा जाता है और इसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के माध्यम से शो करा जाता है। ठीक है, इसमें रोल्स एंड जॉब टाइटल जो है वो तुम्हारे क्लियरली डिफाइंड होते हैं कि कौन क्या है। रिपोर्टिंग लाइन्स ऑफिशियल होती है, लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो तुम्हारा सेल्स मैनेजर को ही रिपोर्ट करेगा। ठीक है, रूल्स होते हैं अलग अलग, पॉलिसीज होती है, प्रोसीजर होते हैं जो कि लिखे जाते हैं। बहुत मतलब टोटली फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। ओके, इनफॉर्मल कुछ भी नहीं होता कि आप मान लो आप एम्प्लॉय हो और आप सीधा जाके सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर लो या सीधा उनसे आप डायरेक्ट बातचीत करो, ये नहीं होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, देन आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये अनऑफिशियल नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप होता है जो कि नेचुरली डेवलप होता है बिटवीन पीपल एंड वर्क, पीपल एट वर्क। ओके, लाइक फ्रेंडशिप, इनफॉर्मल ग्रुप, द ऑफिस ग्रेप वाइन इसे बोला जाता है। ग्रेप वाइन जो है वो इसका काफी अच्छा नाम रखा हुआ है। ठीक है, लाइक मतलब ये ना ऐसे कहा जाता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती ही है। ठीक है, चाहे आप कितनी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लो, कहीं ना कहीं आपके दोस्त बन जाते हैं, कुछ ग्रुप फॉर्म हो जाते हैं, फिर उनमें गॉसिप हो जाती है। ठीक है, तो यही होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसे कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे शो नहीं किया जाता। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस लिए? क्योंकि इसमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जल्दी हो सकता है, टीम बॉन्डिंग हो सकता है कि डिसीजन जल्दी लिए जा सके। और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें रूमर्स भी बहुत जल्दी फैलते हैं, गॉसिप, रेजिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ओके, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, वेदर मैनेजमेंट लाइक इट और नॉट। Okay, like two employees for different departments who play in the same office cricket team may share information faster informally than through official emails. ठीक है, वो कहेंगे यार मेरे को, मैंने तेरे को कल वो काम दिया था तूने करा नहीं। तो अगर वो सेम उसमें खेल रहा है, अगर वो डेली मिल रहे हैं, तो वो ये बात इनफॉर्मली कर लेंगे, वो इसके लिए मेल नहीं लिखते बैठेंगे। ओके, फॉर्मल द चार्ट ऑन द वॉल, इनफॉर्मल द फ्रेंडशिप एंड ग्रेप वाइन बिहाइंड द चार्ट। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं टुगेदर इन एवरी कंपनी। देन इंटरप्रेन्योर entrepreneurial structure definition: a simple structure where one person, usually the owner slash founder, makes all the important decisions. Everyone report directly to this one person. Like स्टार्टअप का आपने देखा है। ठीक है, स्टार्टअप में क्या होता है, ओनर और फाउंडर जो है वही मेन होते हैं और उन्हीं को सब रिपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे नॉर्मल एम्प्लॉय हो, चाहे उनका मैनेजर हो, चाहे कोई भी हो। यू हैव टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द ओनर स्लैश फाउंडर। ये जनरली किस में होता है? जो वही स्टार्टअप जो मैंने बताया, ब्रांड लो या स्मॉल बिजनेसेस। ओके, फीचर: वन पर्सन एट द टॉप मेक ऑल की डिसीजन, वेरी फ्यू और जीरो लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, usually found in small slash new started businesses, very informal way of working. Advantage: fast decision making, no need to consult many people, owner have full control over the business, very flexible, can adapt quickly to change, and low cost, no need to pay for extra layer of manager. Disadvantage: owner becomes overloaded as the business grows. Business is too dependent on one person. What if the owner falls sick? क्या करोगे? किसको रिपोर्ट करोगे? कोई है नहीं, आपस में ही खेलते रहेंगे सब। एंड हार्डर टू ग्रो बिग यूजिंग दिस स्ट्रक्चर, limited specialist knowledge, the owner cannot be an expert in everything. Now real life example: a small local bakery where the owner personally decides the menu, price, task shift and supplier deals. ठीक है, इंटरप्रेन्योर में क्या होता है, एक बॉस सारे डिसीजन लेता है, नॉर्मली स्मॉल बिजनेस होता है। स्टार्ट के लिए परफेक्ट है, लेकिन जब बिजनेस ज्यादा बड़ा हो जाए तो ये प्रॉब्लम बन सकता है। ओके, और ये स्ट्रक्चर करता क्या है? स्पीड देता है, कंट्रोल देता है, बट इट डज नॉट स्केल वेल एज द कंपनी एक्सपांड। देन तुम्हारा फंक्शनल स्ट्रक्चर डेफिनेशन: द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वर्क। फंक्शन के बेसिस पे आप जो है स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हो। ठीक है, और वो परफॉर्म करता है सच एज मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एंड प्रोडक्शन। ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है, आई थिंक हर कोई इसके बारे में जानता ही होगा कि भाई एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे होते हैं, अलग अलग फंक्शंस बना रखे होते हैं।
ठीक है, फाइनेंस का अलग फंक्शन है, मार्केटिंग का अलग, प्रोडक्शन का अलग, एचआर का अलग, परचेजिंग का अलग। ओके। फीचर, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द स्पेशलिस्ट फंक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। अब आप मार्केटिंग वालों को बोलो कि आप फाइनेंस में स्पेशलिस्ट हो क्या, वो कहेंगे नहीं, क्योंकि हम तो मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट है। ठीक है, अगर आप ऐसे फाइनेंस को कहोगे कि क्या आप एचआर में स्पेशलिस्ट हो, वो कहेंगे नहीं, बिकॉज वी आर स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस। ओके। ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन मैनेजर फ्लैश हेड, स्टाफ विद सिमिलर स्किल्स फिट टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट। एडवांटेज क्या है, स्पेशलाइजेशन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। पीपल बिकम एक्सपर्ट इन देयर ओन फंक्शन, क्लियर करियर पाथ विद ईच डिपार्टमेंट, efficient use of resources, no duplication of skill across the company, easier to manage and supervise similar work. Now, what are the disadvantages? Departments may only think about their own targets, not the company as a whole. ठीक है, साइलो मेंटालिटी। ठीक है, फाइनेंस वाला कहेगा कि भाई मेरे को एचआर के टारगेट से या मेरे को मार्केटिंग के उससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना फाइनेंस का काम ठीक कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, साइलो मेंटालिटी। ओके, आप अकेले के बारे में सोच रहे हो। देन slower decision making when departments need to work together. Like कहीं पर मार्केटिंग और फाइनेंस या प्रोडक्शन और फाइनेंस को साथ में काम करना पड़ेगा, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो हो जाएगी। ओके। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स कैन बी डिफिकल्ट। मार्केटिंग वाला कह रहा है जी मैं तो वो ला के दे रहा हूँ, सेल्स के लिए लीड ला के दे रहा हूँ, सेल्स वाला कह रहा है जी सेल्स ही नहीं हो रही। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स कैन बी डिफिकल्ट। ओके। एंड देन इट्स नॉट सुटेबल फॉर अ कंपनी विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। अगर आपके पास बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, तो आप फिर हर किसी के लिए अलग अलग फंक्शन बनाओगे। ओके। या आपके पास अगर बहुत सारी चीजें मैनेज करने की, तो कई बार डिपार्टमेंट्स ऐसा फंक्शन वाइज मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आगे और स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके। A mid-sized manufacturing company with separate finance, marketing, production, and HR department, each headed by its own manager or reporting to the managing director. Remember, functional grouped by job type, not by product. Think finance people together, marketing people together. Specialization के लिए बहुत अच्छा है, but departments can be isolated, silo. They don't talk to each other enough. Then divisional structure. अब इसमें क्या होता है, बिजनेस को ना अलग अलग सेपरेट डिविजन्स में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ईच डिवीजन जो है वो ऑपरेट करता है लाइक इट्स ओन मिनी कंपनी, और जिसके खुद के फंक्शन होते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, एक्सेट्रा। अब इसमें ना कई सारे कॉमन वेज हैं डिवाइड करने का डिवीजन को। आप प्रोडक्ट के बेस पे डिवाइड कर सकते हो। ईच डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप। ठीक है, लाइक जैसे आईटीसी है, आईटीसी ने कहा कि भाई क्लासमेट रजिस्टर का एक मैं अलग डिवीजन बना रहा हूँ। ओके। और उस क्लासमेट रजिस्टर का जो है, उसका खुद का अपना फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, एक्सेट्रा सब कुछ होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोडक्ट डिवीजन। उसके बाद आता है जियोग्राफिकल डिवीजन, कि भाई हमने लाइक आईटीसी जो है वो आपका वो है एक मल्टीनेशनल कंपनी। तो वो कहेंगे जी हमने इंडिया का एक डिवीजन बना दिया, हमने जापान का एक डिवीजन बना दिया, हमने अमेरिका का एक डिवीजन बना दिया। ऐसे कर करके हमने डिवीजन के बेस पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया। ठीक है, उसके बाद कस्टमर डिवीजन भी हो सकता है, कि ईच डिवीजन जो है वो वन टाइप ऑफ कस्टमर ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक रिटेल कस्टमर, कॉर्पोरेट कस्टमर, हाई नेटवर्थ कस्टमर। भी होता कैसे है, ये एग्जांपल को देखो। डिवीजन ए जो कि प्रोडक्ट रीजन है, कस्टमर टाइप किसी में भी है, किसी भी बेस पे डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, डिवीजन बी भी ऐसे ही है, डिवीजन सी भी ऐसे ही है। अब इन तीनों डिवीजन का अपना अलग अलग फाइनेंशियल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ओके। और ये सब अपनी अपनी डिवीजन की रिपोर्ट हेड ऑफिस या सीईओ को देंगे। देन एडवांटेज क्या है, ईच डिवीजन कैन फोकस फुल्ली ऑन इट्स ओन प्रोडक्ट रीजन एंड कस्टमर। परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिवीजन कैन बी मेजर्ड सेपरेटली। फास्टर डिसीजन at divisional level, less need to check with head office. Good training ground for future top manager at division head runs a mini business. ओके। डिसएडवांटेज क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। चार चार फाइनेंस बने हुए हैं, छह छह फाइनेंस बने हुए हैं, तो क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, क्योंकि हर डिवीजन का अपना अलग अलग फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग है। उसके बाद हायर ओवरऑल कॉस्ट कंपेयर्ड टू वन सेंट्रल फंक्शन।
अगर एक ही बड़ा फाइनेंस फंक्शन होगा तो उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगी रेदर देन हर डिवीजन का अपना अलग अलग फाइनेंस हो। डिवीजन में कॉम्पीट विद ईच अदर इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेटिंग, कि डिवीजन ए ने अपना टारगेट रखा हुआ है भाई कि मैं तो डिवीजन बी से ज्यादा सेल्स निकालूंगा, तो इसमें और इसके लिए वो हो सकता है कुछ गलत स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें। ओके, तो डिवीजन एक दूसरे से कॉम्पीट करने में लग जाते हैं रेदर देन थिंकिंग एज अ होल कंपनी। ओके, एंड हेड ऑफिस में लूज ओवरऑल कंट्रोल। डिविजनल में क्या है, मेनी कंपनीज इनसाइड वन बिग कंपनी स्प्लिट बाय प्रोडक्ट, जियोग्राफी और कस्टमर टाइप। Key takeaway, great for large diverse business but costly because functions get duplicated in every division. ओके, ये बीटी की नॉलेज ना आपका आगे ऑडिट और स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप प्रोफेशनल लेवल इन दोनों में काम आएगी। तो हर सब्जेक्ट को ऐसे इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपके प्रोफेशनल लेवल में काम आएंगे। ओके, देन आपका होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जहां पर एम्प्लॉय जो है वो रिपोर्ट करता है टू मैनेजर्स को एट द सेम टाइम, यूजली अ फंक्शनल मैनेजर एंड अ प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट मैनेजर। अब इसमें क्या होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और नीचे तीन वो है मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, एक फाइनेंस का, एक मार्केटिंग का और एक प्रोडक्शन का। अब ये जो एम्प्लॉय है ना, ये रिपोर्ट करेगा दोनों को, इन फंक्शनल मैनेजर को भी और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी। कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा होगा कंपनी में तो उनको भी वो रिपोर्ट करेगा। ओके, ये इसलिए करा जाता है जब अगर कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो या कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा हो जिसपे उस एम्प्लॉय की जरूरत हो तो वो दोनों जगह रिपोर्ट करता है। ठीक है, डुअल रिपोर्टिंग लाइन। ओके, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो मेक श्योर टू चेक दैट टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड these notes for free. Okay. Now, what is the advantage? It combines specialist knowledge, functional with project focus. It's flexible, good for organization running many projects at once. Encourage teamwork across departments and efficient use of specialist staff across multiple projects. Then disadvantage, confusion over reporting. Two bosses can give conflicting instructions, can cause conflict between functional manager and project manager. More expensive to run, extra layer of project manager. Slower decisions due to need for agreement between two managers. Okay, आई थिंक ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो यू कैन लीव द डाउट ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके, मैंने आपको लिंक दे रखा है, उसमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, और अदरवाइज मैं एक बार फिर से अपडेट कर दूंगा उसमें, जो चैट वाला चैनल है जिसमें आप अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा। ओके, देन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, a construction company built several projects, Project Metro, Project Mall, Project Bridge at the same time. And engineer permanently belongs to the engineering functional department. But while working on Project Mall, also report to the Project Mall manager for that project deadline and task. ठीक है, इतना सिंपल क्लियर। अब मैट्रिक्स में क्या है, दो बॉसेज हैं, एक तो फंक्शनल जो कि परमानेंट डिपार्टमेंट का हेड है और एक है प्रोजेक्ट बेस्ड जो कि टेम्पररी है, वो प्रोजेक्ट हेड है। ओके, की टेक अवे क्या है इसमें, मैट्रिक्स तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स शेयरिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन जो प्राइस है वो कंफ्यूजन और पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम डुअल रिपोर्टिंग हो सकता है। देन तुम्हारा आता है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर रहे हैं कि वो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को रिमूव कर रहे हैं, लोकेशन, डिपार्टमेंट और कंपनी ओनरशिप। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारी जो कंपनीज है ना, वो बिल्कुल ही मतलब ऑनलाइन ही होती हैं, उनका कोई ऑफिस नहीं होता, आपको ऑफिस में आपको घर से ही काम करना होता है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल बाउंड्री है जो वो रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट सीनियर मैनेजमेंट से बात कर सकते हो और मतलब ओनरशिप ऐसे वो नहीं दिखाता कि ओनर्स जो है वो आपको
वो नहीं करना चाह रहे, गलत इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, मतलब गलत इन्फ्लुएंस नहीं, बेसिकली वो आपको दबाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं, ये बहुत सारी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिमूव कर रही हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी यूज करके और बहुत सारे टास्क को आउटसोर्स करके। अब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इसमें? अब देखो, इसमें ना कई तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हम अभी पढ़ेंगे। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, अ बिजनेस विद ऑलमोस्ट नो फिजिकल ऑफिस और ओन्ड एसेट्स. It runs through a network of people and organizations linked electronically and buys in almost everything it needs from outside, including core activities. ठीक है, like an online business that has no factory, no warehouse, and work with freelancer and partner companies located anywhere in the world. Then आपका hollow organization. The business keeps its core activities in-house but outsources the non-core support activities to outside providers. ठीक है, like a software company keeps software development in-house but outsource cleaning, security and payroll processing. Then आपका modular organization. The business breaks its product into different components and modules, and different outside suppliers manufacture different modules which are then assembled. Like a laptop manufacturer that buys the processor from one supplier, the screen from another, and the battery from a third, then assemble the final laptop itself. देखिए, लाइक बहुत सारी कंपनियां हैं, लाइक जैसे बोट है। बोट बहुत सारे प्रोडक्ट डायरेक्ट चाइना से उठाता है और उन्हें यहाँ असेंबल करके एंड मेड इन इंडिया लिख के बेच देता है। ठीक है, तो और बहुत सारी कंपनियां वैसा करती हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कंपैरिजन टेबल, what it outsource virtual में almost everything including core activities, hollow में only non core या supporting activities, और modular में different product slash component slash art. Simple example, a fully online retailer with no owned offices, hollow में IT company outsourcing cleaning and payroll, and modular में laptop assembled from parts made by different suppliers. Okay, remember, virtual no boundaries at all. Hollow keep the core. Outsource the rest. Modular product is built from outside parts. Key takeaway: all three types use outside help to reduce cost and stay flexible. The difference only in how much is outsourced. Then separation of ownership and management. ये एक नया टॉपिक है। अभी ऊपर हमने अभी तक क्या पढ़ा कि कितने तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिविजनल, मैट्रिक्स, फंक्शनल। ओके, देन हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी तीन तरीके की, और इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा कैसे होता है, क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। ओके, अब हम चलते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, बहुत सारी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, द पीपल हु ओन द बिजनेस शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु रन स्लैश मैनेज द बिजनेस। ठीक है, बहुत, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप ओन करते हो उस बिजनेस को तो आप ही उसको चलाओ। यू हायर द एक्सपर्ट इन द फील्ड टू मैनेज द बिजनेस, लाइक सीईओ, सीएफओ, ओके, डिफरेंट डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज। Okay, like a small shop is usually owned and managed by the same person, but a big public company like an airline has thousands of shareholders who cannot all run the business. So they appoint professional managers slash directors instead. Companies grow too big for owners to personally manage everything. Shareholders may not have the expertise or time to run the business, and professional managers bring specialist skill that owners may lack. Now, the problem it creates, agency problem. काफी famous problem है ये तो, important है, okay? Managers slash agents might take decisions that benefit themselves rather than the shareholder and owners. For example, spending on a luxury office instead of paying dividend. कि हम तो ये महागनी वुड का वो बनाएंगे अपने लिए ऑफिस, ठीक है, शेयर होल्डर्स को 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ओके, तो ये क्रिएट करता है एजेंसी प्रॉब्लम। A publicly limited company, like most companies listed on a stock exchange, where thousands of shareholders own share, but a board of director and manager actually run daily operation. ओके, अब इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, ओनर कौन है, शेयर होल्डर।
उन्होंने इन्वेस्ट करी है अपनी मनी। मैनेजर कौन है? डायरेक्टर स्लैश एम्प्लॉइज, वो रन करते हैं कंपनी को। ओके, ये दोनों जो है वो डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हो सकते हैं। नाउ व्हाट्स द की टेक अवे? दिस separation allow business to grow huge, but it create the agency problem. Manager must be monitored so they act in the owner's interest. Then, separation of direction and management. Direction and management are two different jobs inside a business. Even though both may be done by people called manager or director. Okay. Direction, deciding what the business should do, long term, big picture. Management, deciding how to actually do it, day to day running. Direction, sets objective and overall policy. Management, implement the policy set by director. Okay. Then done direction done by the board of directors. Management done by managers at various levels. Okay. Direction, long-term strategic thinking. Management, short-term operational thinking. In simple words, direction equal to deciding the destination and management driving the car to reach there. Wow. Then real life example. The board of directors of a company decided to enter the electric vehicle market. Direction. The production manager then decide how factory shifts and machine will be organized to make it happen. Management. Okay, अब इसमें हमें क्या याद रखना है? Setting the path, board of director, and management following the path, manager. Now, what's the key takeaway? Even in the same company, deciding what to do and actually doing it are two separate roles that must work closely together. Then, span of control. The definition, the number of subordinate staff that one manager directly supervises. एक मैनेजर कितने स्टाफ को मॉनिटर करता है या मैनेज करता है, इसे कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। ओके, लाइक एक मैनेजर जो है वो चार स्टाफ को मैनेज कर रहा है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना हो गया? चार। अब क्या इफेक्ट करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल को? नेचर ऑफ वर्क, कि वो कितना सिंपल या कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है। ठीक है, लाइक सिंपल और रूटीन वर्क जो है वो अलाउ करता है वाइडर स्पैन, कि हाँ भाई हमें एक जैसा ही काम करवाना है, हमारा तो सिंपल सा ही काम है, तो कोई नहीं, तुम 10 बंदे भी मैनेज कर सकते हो, एक मैनेजर। ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसमें बहुत रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए, तो फिर तुम्हारा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो हो जाता है। ओके, skill and experience of staff. Experienced staff needs less supervision, wider span possible. Skill of the manager. A strong manager can handle a wider span. Geographical spread of staff. Staff in different locations mean a narrower span. Wide span of control. One manager control many subordinates leads to a flatter organization. कम लेवल होते हैं इसमें उसके मैनेजमेंट के। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन, टॉल ऑर्गेनाइजेशन, आएगा इस चैप्टर में बाद में। ठीक है, एंड लेस क्लोज सुपरविजन ऑफ ईच पर्सन। और नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? वन मैनेजर कंट्रोल फ्यू सबऑर्डिनेट्स लीड्स टू अ टॉलर ऑर्गेनाइजेशन, मींस ज्यादा लेवल चाहिए, ज्यादा मैनेजर चाहिए। ठीक है, और क्लोजर सुपरविजन ऑफ ईच पर्सन बट मोर लेयर ऑफ मैनेजमेंट नीडेड। लाइक अ कॉल सेंटर सुपरवाइजर may manage 15 to 20 agents doing similar simple work, wide span, while a hospital chief surgeon may supervise only 3 to 4 senior doctor closely, narrow span. ओके, अब नैरो या वाइड स्पैन होना ऑफ कोर्स गलत सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ कामों में बहुत क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए होती है, लाइक डॉक्टर का है अगर, तो उन्हें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, तो आप 3 से 4 सीनियर डॉक्टर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक कॉल सेंटर सुपरवाइजर वो आराम से 15-20 एजेंट जो है वो मैनेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सिंपल वर्क है। ओके, याद क्या रखना है? स्पैन ऑफ कंट्रोल, हाउ मेनी पीपल रिपोर्ट डायरेक्टली टू वन मैनेजर। वाइड स्पैन, फ्लैटर कंपनी। नैरो स्पैन, टॉलर कंपनी। की टेक अवे क्या है? देयर इज नो सिंगल करेक्ट प्लान, इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क, टास्क स्किल एंड मैनेजर एबिलिटी। देन आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन अगर याद हो तो एक प्रिंसिपल भी था उसमें, बिजनेस स्टडी में। ओके, अब मेरे को याद नहीं कि क्लास 11th में था या 12th में था, बट हेनरी फ्यूल के ही प्रिंसिपल में था एक स्केलर चेन। ओके, जहां तक मुझे याद है, मे बी आई एम रॉन्ग, तो प्लीज एक बार
चेक कर लेना। ओके, डेफिनेशन क्या है? द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड स्लैश कम्युनिकेशन रनिंग फ्रॉम द वेरी टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम सीईओ डाउन टू द वेरी बॉटम, जूनियर स्टाफ, सीईओ, जनरल मैनेजर, देन डिपार्टमेंटल मैनेजर, देन सुपरवाइजर, देन junior employee. Okay, the formal line of authority from top to bottom. Now, why scalar chain matters? It shows the clear line of authority in the business. Every instruction communication is expected to flow through this chain. It keeps accountability clear. Everyone knows who they report to. Now, what's the problem with a long scalar chain? Communication becomes slow. Message has to pass through many levels. Message can get distorted as it passes level by level, like the game Chinese whispers. मैसेज क्या है ना, अब जब जैसे वो लेवल बाय लेवल पास हो रहा है तो हो सकता है जो बात एक्चुअली में कही जानी थी वो एक्चुअली कहीं तक पहुंची ना हो, या सही तरीके से ना पहुंची हो। ठीक है, बीच में वो बात बिगड़ गई कुछ। ओके, वो मैसेज डिस्टर्ब हो गया, जो हम कहना चाह रहे थे वो सही से पहुंच ही नहीं पाया उस बंदे तक। ओके, and too many level can also increase the cost, more manager to pay. Like in a very tall traditional governmental style organization, a request from a junior clerk may take days to reach the top because it must pass through 6 to 7 levels of the scalar chain. Remember, scalar chain the ladder of authority from the top boss down to the newest employee. Key takeaway क्या है? A long scalar chain gives clear control but slows down communication. This is one reason many modern organizations are flattening their structure. अब आ गया ना, देखो टॉल वर्सेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। टॉल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कई लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ईच विद अ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। देखो, टॉल स्ट्रक्चर सीईओ, देन तुम्हारा जीएम, देन तुम्हारा डीएम। ओके, और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ही लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ईच विद अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। फ्लैट स्ट्रक्चर, सीईओ है, सीईओ के उसमें 5 मैनेजर हैं। ओके, और हर मैनेजर जो है वो सुपरवाइज करता है स्टाफ को डायरेक्टली। देन तुम्हारा सुपरवाइजर है और उसके बाद वर्कर है। फ्लैट स्ट्रक्चर। ओके, हॉल स्ट्रक्चर में मेनी लेयर होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर में कुछ ही लेयर होती है। कंपैरिजन टेबल, टॉल ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ। स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो एंड वाइड, कम्युनिकेशन स्पीड स्लोअर बिकॉज लॉन्ग स्केलर चेन, एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में फास्टर बिकॉज शॉर्ट स्केलर चेन। सुपरविजन, क्लोज सुपरविजन पॉसिबल, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में लेस क्लोज सुपरविजन। टॉल ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट हाई, क्योंकि काफी मैनेजर्स को तुम्हें, काफी नहीं मीन्स तुम्हें ज्यादा मैनेजर्स को पे करना पड़ेगा, और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में कम मैनेजर्स को पे करना पड़ेगा। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी मोर लेवल टू क्लाइंब, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूअर प्रमोशन लेवल, डिसीजन मेकिंग स्लोअर मोर ब्यूरोक्रेटिक, और फ्लैट में फास्टर मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, लाइक अ ट्रेडिशनल बैंक विद मेनी डेस्टिनेशन डेजिग्नेशन, उसमें कैसे जाएगा? एक कोई भी बात होगी तो वो कैसे जाएगी? क्लर्क ऑफिसर को बताएगा, ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को, वो एजीएम को, देन डीजीएम को, देन जीएम को, देन सीईओ को। बहुत टॉल है। और a modern tech startup with just team member, then team lead, then CEO. Flat. Remember, many layer, narrow span, slow communication. Flat, few layer, wide span, fast communication. Key takeaway: modern business often prefer flatter structure for faster decisions, but tall structure still suit organizations needing close control, defense or governance. Then centralization versus decentralization. Again, refreshment of knowledge पढ़ा हुआ है हमने पहले, ये जो भी कॉमर्स वाले देख रहे होंगे। ओके, सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग पावर इज केप्ट एट द टॉप, हेड ऑफिस या सीनियर मैनेजमेंट। जैसे हमारे घर में पिताजी ही सारे डिसीजन लेंगे। ओके, अगर उन्होंने कह दिया 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना। ओके, दिस इज सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर इज पुश्ड डाउन टू लोअर लेवल स्लैश डिपार्टमेंट स्लैश ब्रांचेस। पिताजी ने कहा तुम देख लो तुम्हें जो सही लगे। ठीक है, हालांकि इसमें भी चलती उन्हीं की है। ठीक है, क्योंकि उनके पता चल जाता है उससे कि वो कह रहे हैं कि घर में बैठो, बस प्लस में क्या होता है वो तुम्हें अथॉरिटी दे देते हैं कि
तुम अपने हिसाब से देख सकते हो जो तुम्हें सही लगे। ठीक है, अब कंपैरिजन टेबल में देखते हैं हम सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और फीचर। फीचर कौन डिसाइड करता है? सेंट्रलाइजेशन में टॉप स्लैश हेड ऑफिस मैनेजमेंट, और डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल मैनेजर, ब्रांच एंड डिवीजन। स्पीड ऑफ लोकल डिसीजन स्लोअर, क्योंकि तुम्हें अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ेगा। फास्टर होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि लोकल मैनेजर डिसाइड करता है। ठीक है। कंसिस्टेंसी अक्रॉस ब्रांचेस हाई, क्योंकि हर जगह सेम रूल होंगे। और इसमें मे वेरी ब्रांच टू ब्रांच। लोकल नॉलेज का यूज कम होता है यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन में, और डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा होता है, क्योंकि लोकल मैनेजर्स को जो है लोकल नीड्स का पता होता है। देन कंट्रोल बाय टॉप मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन में स्ट्रांग और डिसेंट्रलाइजेशन में वीकर। अब एडवांटेज क्या है इसकी? strong, consistent control from the top, uniform policy and standard across the whole company, easier to coordinate large and company-wide decision. Then disadvantage of centralization, slow decision, everything must wait for head office approval. Top management can become overloaded. Local branches cannot respond quickly to local customer needs. And advantage of decentralization, faster decisions at the local level, motivates local manager, more responsibility and trust, better use of local knowledge and conditions. And then तुम्हारा disadvantage of decentralization, risk of inconsistent decision across different branches, harder for head office to maintain overall control, and possible duplication of efforts across branches. Okay. Real life example. A restaurant chain that lets every branch manager decide their own local menu and pricing is decentralized. A chain where head office fixes the exact same menu and price for every branch worldwide is centralized. Now, centralized में क्या होता है? Decision made at the top. Decentralization में decision जो है वो locally made होते हैं, closer to the customer. Key takeaway: most real business use are mixed. Some decisions centralized over a strategy and some decentralized, like daily local operations. देन तुम्हारा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या है? हायरिंग एंड आउटसाइड कंपनी टू कैरिंग आउट अ बिजनेस एक्टिविटी दैट कुड हैव बीन डन इन हाउस। फीचर्स यूजुअली डन फॉर नॉन कोर सपोर्ट एक्टिविटीज। द आउटसाइड कंपनी स्पेशलाइज इन दैट एक्टिविटीज, लाइक बहुत सारी कंपनीज क्या होती है ना, अपना पेरोल प्रोसेसिंग मतलब सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो दूसरी कंपनी को कह देती है कि आप इनको हैंडल करो और आप ही इनका पेरोल प्रोसेसिंग करोगे। इससे क्या होता है? बिकॉज वो कंपनी जो है वो स्पेशलाइज्ड है पेरोल प्रोसेसिंग में, उनका काम ही है पेरोल प्रोसेसिंग का। और हम एज अ कंपनी, चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं, तो हमारी एक्सपर्टीज, हमारा स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है। ओके, तो इसलिए हम ऐसे टास्क को आउटसोर्स कर सकते हैं। द आउटसाइड कंपनी स्पेशलाइज इन दैट एक्टिविटी। A contract slash agreement governs the service provided. Now, what's the advantage? Cost saving. Outside providers may do it cheaper. Access to specialized expertise the business don't have in-house. Then management can focus on core activities. Flexible, easier to scale prices up and down. ठीक है, हो सकता है कि आप अगर उस काम को खुद करो तो आपकी ज्यादा कॉस्ट आ रही है, लेकिन बाहर से आप अगर वो काम करवाओ तो वो काम हो सकता है सस्ते में हो जाए। ठीक है, अगर आप खुद घर पे पिज्जा बनाओगे तो 200 रुपये लगेंगे, बाहर 100 रुपये में भी मिल जाएगा। कॉस्ट सेविंग। ओके, बिकॉज उसे पता है पिज्जा कैसे बनाना है, वो स्पेशलाइज्ड है पिज्जा बनाने में, हम नहीं है। ओके, और मैनेजमेंट उससे क्या कर सकता है? वो कोर एक्टिविटीज पे फोकस कर सकता है। ठीक है, हम अपना पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं और पिज्जा ऑर्डर हो सकता है। और फ्लेक्सिबल है, मेरी मर्जी में एक पिज्जा ऑर्डर करूँ या दो पिज्जा ऑर्डर करूँ। ठीक है, घर पे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ओके, तो ये था हमारा पिज्जा एग्जाम्पल एडवांटेज के लिए। एंड डिसएडवांटेज क्या है? लॉस ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द आउटसोर्स एक्टिविटी। हमें नहीं पता भाई कैसा पिज्जा बना के दे रहा है। ठीक है, तो हमारा कंट्रोल नहीं है उस चीज के ऊपर। रिस्क ऑफ पुअर क्वालिटी इफ द प्रोवाइडर अंडर परफॉर्म। भाई अगले ने सही से पिज्जा नहीं बनाया तो मेरे को तो घटिया पिज्जा खाने को मिलेगा ना, तो पुअर क्वालिटी का रिस्क है। Confidential information may be shared with a third party.
हम अपना एड्रेस किसी और को दे रहे हैं, डिलीवरी वाले को या किसी को भी। ये ऑफकोर्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। और भाई अगर अगले ने कुछ भाई गलत कर दिया तो रिस्क है ना, फिर तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई, चोरी वोरी हो गई तो। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन द आउटसाइड प्रोवाइडर रिलायबिलिटी, हम बाहर के लोगों पे ही वो हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। हमारी खुद की एक्सपर्टीज उस काम में डेवलप नहीं हो रही। लाइक अ कंपनी आउटसोर्स इट्स पेरोल प्रोसेसिंग एंड आईटी हेल्प डेस्क सपोर्ट टू अ स्पेशलिस्ट एक्सटर्नल फर्म। Remember, outsourcing giving a task to an outside company instead of doing it yourself in-house. Key takeaway, best use for non-core tasks. Save cost and let the business focus on what it does best. Then, ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग क्या होता है कि हम बिजनेस एक्टिविटी को किसी दूसरी कंट्री में मूव कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए किया जाता है? कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए। और वो एक्टिविटी जो है वो अभी भी या तो तुम अपना इन हाउस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सेम कंपनी की कोई ओवरसीज ब्रांच है, ठीक है, या उसने बाहर कोई काम आउटसोर्स करा हुआ है। क्या होता है? मेन ड्राइवर इज यूजली लोअर लेबर और ऑपरेटिंग कॉस्ट अब्रॉड। मेन ड्राइवर क्या होता है, मेन रीजन क्या होता है? लोअर लेबर और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ये एक्टिविटी मूव करती है टू द डिफरेंट कंट्री। इसमें आउटसाइड कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है, लाइक आउटसोर्सिंग हम दूसरी कंट्री में अपनी एक्टिविटी मूव कर रहे होते हैं, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम आउटसोर्स ही करें उस काम को, लेकिन हम हो सकता है कि अगर इंडिया और जापान में है तो मैं अपना वो ऑपरेशन इंडिया की जगह जापान में कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को कार बनानी है, मैं यहाँ इंडिया में ना बना के जापान में बना रहा हूँ, लेकिन बना खुद ही रहा हूँ, मैंने आउटसोर्स नहीं करा हुआ, ठीक है। कॉमन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी स्लैश बैक ऑफिस सर्विसेज। लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया जो है वो आईटी का हब है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज क्या है वो यहाँ आ रखी हैं और वो अपना आईटी का काम यहाँ करवाती हैं इंडियन एम्प्लॉयज से, ड्यू टू चीप लेबर जो कि हमारे यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। एंड वी हैव मोर स्किल्ड एम्प्लॉयज, ओके। एडवांटेज क्या है? इससे सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग होती है, स्पेशली ऑन लेबर। एक्सेस टू स्किल्स और रिसोर्सेज अवेलेबल इन द अदर कंट्री कैन अलाउ राउंड द क्लॉक ऑपरेशन अक्रॉस टाइम जोन्स। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज? कम्युनिकेशन स्लैश टाइम जोन, लैंग्वेज, कल्चरल challenges. Quality control can be harder from a distance, may create negative public reaction, loss of local jobs, and political slash economic risk in the other country. A UK company set up its own customer service center in India, offshoring to reduce staff costs while keeping the center as part of its own company. Remember, offshoring is about the country moving abroad. Country moving abroad. Outsourcing is about the company moving to another firm. They too can overlap or happen separately. Key takeaway, offshoring mainly aims at cost saving, but distance and cultural differences can create management challenges. Then, shared services. Instead of every department slash division having its own support function like HR and finance, the business creates one central shared team that serves all departments slash division. Features usually apply to support functions like HR, IT, finance, payroll, and one central team instead of many separate small teams. Still done in-house, unlike outsourcing when an outsourced company is used. Advantage, reduce duplication of resources across divisions. Cost saving through economy of scale. Consistent standard of service across the whole company. Easier to build specialist expertise in one central team. Now, what is the disadvantage? Division may feel they lose their own dedicated support staff. Central team may not understand each division's unique local needs. Can create internal delay if the shared team is overloaded with requests from every division. If a large multinational set up one central shared service center for payroll and HR queries, used by all its divisions worldwide instead of each division running its own separate HR team. Shared service, one central in-house team serving many divisions, saves cost by avoiding duplicate departments. Key takeaway, different from outsourcing, shared services stays inside the company, just centralized into one team. ओके, एंड देन एक चीज और है, एक और मॉडल है, एंथनीज हायरार्की। ओके, इस मॉडल में क्या है
ये मॉडल डिवाइड करता है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को इन एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू 3 लेवल। 3 अलग-अलग लेवल में बांटता है ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट एक्टिविटी को, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। ये हमने पढ़ा है क्लास 12th में। ओके, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा नॉलेज रिफ्रेश हो, तुम भूल ना जाओ। ओके, पढ़ाना मुझे सब है। इसके बाद अब देखो इसमें कैसे है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक में तुम्हारा टॉप मैनेजमेंट जो कि लॉन्ग टर्म सोचता है, देन टैक्टिकल मिडल मैनेजमेंट जो कि तुम्हारा मीडियम टर्म में के लिए सोचता है, और ऑपरेशनल जूनियर और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो कि शॉर्ट टर्म या डेली बेसिस के लिए सोचता है। पढ़ते हैं इसको। स्ट्रेटेजिक लेवल टॉप, हैंडल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्लैश सीनियर मैनेजमेंट। टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म, ईयर्स के लिए सोचते हैं, लाइक 15 साल 20 साल। फोकस overall direction, mission, major decision like entering a new country. Decision here affect the whole organization. अब उसके बाद आता है टेक्निकल लेवल या मिडल लेवल। इसको कौन हैंडल करता है? मिडल या डिपार्टमेंटल मैनेजर। टाइम फ्रेम मीडियम टर्म के लिए सोचता है, कुछ महीनों से लेकर कुछ कपल ऑफ ईयर्स तक कि भैया हम तो 5-10 साल तक ही सोच सकते हैं। उसके बाद फोकस टर्निंग स्ट्रेटजी इनटू वर्केबल प्लान, हाउ टू लॉन्च द न्यू कंट्री मार्केटिंग कैंपेन। ओके, उसके बाद ऑपरेशनल लेवल बॉटम, इसे कौन हैंडल करता है? फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर, जूनियर स्टाफ। और ये किस लिए पूछता है? ये भैया शॉर्ट टर्म के लिए पूछता है कि मालिक हम तो 1 साल के लिए पूछेंगे, ठीक है, डे टू डे के लिए। फोकस रूटीन डेली टास्क दैट कीप द बिजनेस रनिंग, लाइक टुडे डिलीवरी शेड्यूल। ओके, अब उसके बाद है हमारा इसमें रियल लाइफ एग्जांपल। स्ट्रेटेजिक बोर्ड डिसाइड टू लॉन्च अ न्यू स्मार्टफोन मॉडल। टैक्टिकल मार्केटिंग मैनेजर प्लान्स द लॉन्च कैंपेन एंड बजट। ऑपरेशनल स्टोर स्टाफ अरेंज द डेली डिस्प्ले एंड हैंडल वॉक इन कस्टमर ऑन लॉन्च डे। अब हमें इसमें याद क्या रखना है? स्ट्रेटेजिक बिग पिक्चर लॉन्ग टर्म, और ठीक है, ये है तुम्हारा टॉप लेवल। टैक्टिकल में प्लानिंग द हाउ, ये है तुम्हारा मिडल लेवल। ऑपरेशनल में डेली डूइंग, ये है तुम्हारा बॉटम लेवल। अब इसमें की टेक अवे क्या है? ऑल 3 लेवल मस्ट वर्क टुगेदर। Strategy without daily operation is just a dream, and daily operation without strategy has no direction. देन अब ना हमारे कुछ अलग अलग बिजनेस डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है फॉर द स्ट्रक्चर। अब हर business, regardless of size, needs certain core departments to function. Now let's understand each one simply. First, research and development (R&D). इसकी definition क्या है? The department responsible for creating new product slash service and improving existing ones. नए प्रोडक्ट बनाना, नए सर्विसेज जो उनकी प्रोवाइड करनी है, और इम्प्रूविंग जो हमारी है, एग्जिस्टिंग जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है उसे हमें कैसे इम्प्रूव करना है, ये काम है R&D डिपार्टमेंट का। अब इसके लिए वो क्या करते हैं? वो डिजाइन करेंगे और टेस्ट करेंगे न्यू प्रोडक्ट को बिफोर लॉन्च। वो इम्प्रूव करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ताकि वो कॉम्पिटेटिव रहे। ये इंपॉर्टेंट है इन द इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल्स। रियल लाइफ एग्जांपल, a car company R&D department developing a new electric vehicle model. Then purchasing. Purchasing में क्या है? The department responsible for buying the raw material, goods and services the business need. ठीक है, कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, कोई गुड्स तुम्हें और खरीदने, या कोई सर्विस जो बिजनेस को रिक्वायर है, ये सारा काम करना परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, उसके लिए वो क्या करेंगे? वो फाइंड करेंगे और सेलेक्ट करेंगे रिलायबल सप्लायर्स को। वो नेगोशिएट करेंगे प्राइस, क्वालिटी और डिलीवरी टर्म्स को, और वो इंश्योर करेंगे कि मटेरियल जो है वो टाइम पर अराइव हो और सही कॉस्ट पर अराइव हो। ठीक है, द परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ बेकरी ordering flour, sugar and packing from approved supplier. Then production. The department responsible for actually making the product, converting raw material into finished goods, plan and control the manufacturing process. अब क्या बनाना है वो सोच लिया, उसके लिए सामान खरीद लिया, लेकिन वो एक्चुअली में बनाना प्रोडक्शन का काम है। ठीक है, इसके लिए वो क्या करेंगे? प्लान एंड कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मॉनिटर क्वालिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन and manage factory staff, machine and schedule. Real life example, the production department of a shoe factory running the assembly line to make shoes. Then service operation. अब इसकी डेफिनेशन क्या है?
Similar to production, but for service business, their department manage the actual delivery of the service to the customer. ठीक है, कि हमें पहुंचानी कैसे है वो सर्विस कस्टमर को, या कोई भी प्रोडक्ट वो पहुंचाना कैसे है। अब इसमें हम क्या करते हैं, फोकस ऑन सर्विस क्वालिटी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। वी मैनेज स्टाफ हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद कस्टमर। किसके लिए रिलेवेंट है ये, बैंक, हॉस्पिटल, एयरलाइन, होटल एक्सेट्रा के लिए। ठीक है, द सर्विस ऑपरेशन टीम ऑफ अ होटल मैनेजिंग चेक इन, हाउसकीपिंग एंड गेस्ट रिक्वेस्ट। मार्केटिंग, अब इसमें क्या है, द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्ट सर्विस टू मीट देम। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आएगा नेक्स्ट सेक्शन में। इसमें उनका क्या काम है कि कस्टमर की नीड को समझना और उस प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना जो उनकी नीड्स को मीट करती हो। ठीक है, अब इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगले सेक्शन में है इसी चैप्टर के। रिसर्चर क्या करते हैं कि वो रिसर्च करते हैं कस्टमर की नीड को। ठीक है, मार्केटिंग वालों को क्या काम होता है, ये भी ये करते हैं, ये रिसर्च करते हैं कस्टमर की नीड को और मार्केट में क्या ट्रेंड है। ये प्लान करते हैं प्राइसिंग, प्रमोशन, प्रोडक्ट और प्लेस डिसीजन। ये ब्रांड इमेज बिल्ड करते हैं और सेल्स को ड्राइव करते हैं। ओके, अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी मार्केटिंग टीम रनिंग अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन। देन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है जर्नल सपोर्ट सर्विसेज टू कीप डेली ऑफिस ऑपरेशन रनिंग स्मूथली। ये हैंडल करता है ऑफिस की मैनेजमेंट, फाइलिंग, रिकॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। ये सपोर्ट करता है अदर डिपार्टमेंट्स को विद जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ओवरलैप विद HR functions in smaller businesses, like the admin team of an office managing courier deliveries, stationery supply, and record keeping. Then finance, ये डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग द मनी ऑफ बिजनेस। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, अकाउंट प्रिपेयर करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। ये प्रिपेयर करता है तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बजट। ये मैनेज करता है कैश फ्लो, पेमेंट और रिसीट। और ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजमेंट मेक डिसीजन। ओके, बीटी पूरा थ्योरी चैप्टर है, फुल लेक्चर कैन बी लिटिल बोरिंग, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना इंटरेस्टिंग हो सकते हैं इंटरेस्टिंग रखूँ। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। रिमेंबर, थिंक ऑफ अ बिजनेस लाइक अ ह्यूमन बॉडी। R&D क्या है, ब्रेन है तुम्हारा, आइडियाज देगा। परचेजिंग तुम्हारा माउथ, तुम खाना खाओगे, इनटेक करोगे। ठीक है, प्रोडक्शन स्लैश सर्विस ऑपरेशन क्या है, तुम्हारे हैंड, ये कुछ बनाएंगे या कुछ डिलीवर करेंगे, वो सारी चीज है। मार्केटिंग क्या है, तुम्हारा फेस, कस्टमर फेस है। और एडमिन क्या है, तुम्हारा जॉइंट, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और फाइनेंस क्या है, तुम्हारा हार्ट, ये मनी फ्लो। ठीक है, की टेक अवे, every department has a distinct role but they must all work together. A business fails if even one department is weak. Then marketing mix है हमारा लास्ट टॉपिक, छोटा सा। ओके, marketing. Marketing is the management process of identifying, anticipating and satisfying customer requirements for profitability. Means इन्हें आइडेंटिफाई करना है कस्टमर की नीड को। ठीक है, उन्हें कैसे डिलीवर करना है उन तक, और ये करते हुए प्रॉफिट कैसे बनाना है, ये काम मार्केटिंग का है। ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना। मार्केटिंग मिक्स में तुम्हारे 4 एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फॉर द प्रोडक्ट, व्हाट आर वी सेलिंग, फीचर, डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग। सिंपल एग्जांपल, अ स्मार्टफोन विद अ गुड कैमरा एंड स्लीक डिजाइन। प्राइस, हाउ मच डू वी चार्ज एंड व्हाट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। सिंपल एग्जांपल, प्रीमियम प्राइसिंग या बजट प्राइसिंग। Then place, where and how the product reaches the customer, sold online, in retail store or both. Promotion, how we communicate with and persuade customer. Persuade means उन्हें बनाना, उन्हें अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, ये हम कैसे कर सकते हैं, टीवी एड, सोशल मीडिया कैंपेन और डिस्काउंट। अब ये 4 पीस भी फर्दर एक्सटेंड हो जाते हैं टू द 7 पीस, क्योंकि इसमें सर्विसेज वाला एलिमेंट भी ऐड हो जाता है। और उसमें कौन से 3 आते हैं, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ठीक है, लेकिन बीटी के लिए हमारे ये 4 ही मेन फोकस है। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान तो जो है वो तुम्हारा टॉप मैनेजमेंट सेट करता है, ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म डायरेक्शन दिखाता है कंपनी का। ठीक है, और मार्केटिंग प्लान इसको सपोर्ट करता है।
ओके, मार्केटिंग प्लान जो है वो सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक प्लान को, और उसे फिट होना चाहिए स्ट्रेटेजिक प्लान में। ये एक पार्ट है बिगर पिक्चर का। मार्केटिंग प्लान जो है वो ट्रांसलेट करता है बिग स्ट्रेटेजिक गोल्स को इनटू स्पेसिफिक मार्केटिंग एक्शन। ठीक है, कि कौन से प्रोडक्ट, कौन सा मार्केट, कौन सा प्रमोशन चाहिए, करना पड़ेगा हमें इसके लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान कंपनी वाइड लॉन्ग टर्म गोल, और मार्केटिंग प्लान कि मार्केटिंग कैसे हेल्प करेगा स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके, कि लाइक कंपनी ने कहा कि हमें 3 साल में 20% ग्रोथ चाहिए, तो मार्केटिंग प्लान ये सेट आउट करेगा कि हमें कैसे हमें वो 20% का जो गोल है वो अचीव करना है। ओके, ये रिमेंबर ऑफ की टेक अवे लास्ट, और चैप्टर होता है हमारा यहीं पर समाप्त। अगला, इसका पहले आपको ये पूरा समझना है, ये नोट्स एक बार रीड करने हैं, क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, वो आपको देखनी है। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे थर्ड चैप्टर पर। ओके, एंड जल्दी ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी बैच आने वाला है, तो आई होप कि आप वहां पर भी सपोर्ट दिखाएंगे। और जिसको भी लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप उन्हें प्लीज ये लेक्चर्स दिखाइएगा। ओके, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।